नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर में आज दोपहर पश्चात अकस्मात ही तेज आंधी तूफान व बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बरसात हुई। करीब आधे घंटे तक चली आंधी तूफान व बरसात के दौरान जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त रहा और शहर में कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर गिर गए। साथ ही कई पेड़ों की टहनियां भी टूटकर सड़क पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से कई स्थानों पर महावितरण कंपनी के विद्युत तार टूट गए और शहर के कई इलाकों में काफी देर तक विद्युत आपूर्ति खंडित रही। मालवीय चौक पर एक ऑटो डील प्रतिष्ठान के पास काफी बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़ा। इस पेड़ के नीचे कई लोग बारिश से बचने हेतु आसरा लेकर खड़े थे और बारिश के तेज होते ही पास में ही स्थित ऑटो डील में चले गए थे। ऐसे में पेड़ के आसपास खड़े वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है और यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई। साथ ही इस परिसर से गुजरने वाले बिजली के तार भी बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा अमरावती तहसील कार्यालय के पास पशु चिकित्सालय के बगल में स्थित एक पुराना वृक्ष भी हवा के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस पेड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी पेड़ के नीचे बैठकर एक व्यक्ति द्वारा टेलरिंग का व्यवसाय किया जाता है। इस व्यक्ति की सिलाई मशीन और अस्थायी दुकान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस परिसर में भी बिजली के तार टूटकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं शहर के बीचों बीच श्याम चौक स्थित जोशी मार्केट की इमारत में नगर वाचनालय की ओर रहने वाले हिस्से के 8 से 10 कांच अपनी जगह से उखड़कर नीचे आ गिरे और सड़क पर गिरकर चकनाचूर हो गए। इस समय नीचे सड़क पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा यहां बड़ा नुकसान हो सकता था। दूसरी ओर रामपुरी कैंप परिसर के मुहाने पर स्थित राम लक्ष्मण संकुल के बी विंग की 5 मंजिला इमारत के ऊपर 6वीं मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर बनाई जा रही पैरापेट दीवार तेज आंधी तूफान की वजह से नीचे जमीन पर आ गिरी। इस समय नीचे जमीन पर खड़े करीब 7 से 8 दुपहिया वाहनों का काफी नुकसान हुआ है और यहां पर भी कोई जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा जिला सामान्य अस्पताल परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित एक पेड़ का काफी बड़ा हिस्सा तेज आंधी तूफान व मूसलाधार बारिश की वजह से टूटकर गिर गया। इस घटना के चलते भी सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई है। इस समय असहनीय गर्मी और उमस की वजह से हर कोई त्राहिमाम करने लगा है और आसमान से पानी बरसने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि देश में मानसून का आगमन हुए करीब 1 सप्ताह का समय बीत चुका है और राज्य के अन्य कई इलाकों में पानी की बौछारें बरस चुकी हैं। ऐसे में इस बात का इंतजार है कि विदर्भ क्षेत्र में मानसून का आगमन कब होगा। यद्यपि मौसम विभाग द्वारा 14 जून के बाद बारिश होने की संभावना जताई गई है, वहीं पंचांग के मुताबिक विदर्भ क्षेत्र में 19 जून के बाद ही मानसून के दौरान झमाझम बारिश होगी और तब तक वातावरण में गर्मी व उमस की अधिकता रहेगी। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने और इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने के साथ ही नवनिर्वाचित सांसद अनिल बोंडे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे ही जोर का झटका धीरे से लगना कहते हैं। लेकिन शरद पवार खुद को झटका लगने से इनकार जरूर करेंगे, परंतु अभी आगे 20 जून की तारीख भी आने वाली है और इसके बाद भी धक्के पर धक्के लगने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों भी दल साथ मिलकर राज्यसभा के चुनाव में 6वीं सीट पर अपने प्रत्याशी को जीत नहीं दिला सके और हमने किसी के भी साथ युति किए बिना अपने तीनों उम्मीदवारों को चुनकर लाया। राज्यसभा चुनाव में 6वीं सीट पर सेना प्रत्याशी को मिली हार के बाद सेना नेता व सांसद संजय राउत ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाने के साथ ही बहुजन विकास आघाड़ी सहित निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार व संजय शिंदे का नाम लेकर ऐन समय पर अपना पाला बदल लिए जाने की बात कही थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार ने कहा कि निर्दलीय विधायकों का मतदान गोपनीय रहता है, ऐसे में हमने सेना प्रत्याशी को अपना वोट दिया या नहीं यह बात संजय राउत को कैसे पता चली। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाकाम साबित हुए हैं। यह बात उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की। जाहिर तौर पर निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं मुख्यमंत्री को ही बताई जाएंगी और मुख्यमंत्री के बदले किसी दाऊद इब्राहिम के सामने जाकर कोई अपनी समस्या नहीं बताएगा। आगामी 20 जून को होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए गए श्रीकांत भारती का आज अमरावती स्थित अपने आवास पर आगमन हुआ। इस अवसर पर भारतीय परिवार द्वारा श्रीकांत भारती का भावभीना स्वागत किया गया। इस समय श्रीकांत भारती के भाई तथा मनपा के पूर्व सभागृह नेता व शहर भाजपा के वरिष्ठ नेता तुषार भारती सहित भारतीय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। खरं पाहिलं तर भारतीय जनता पार्टी असं जिल्हा रिजन असा विचार नाही करत, तरी पण एखाद्या क्षेत्राला नीट विकसित केलं पाहिजे, तिथली पार्टी अधिक स्ट्रेंथन केली पाहिजे याचा विचार पक्ष करतोच। हा एका अर्थाने योगायोगच आहे की मान्य बोंडेजी राज्यसभेवर आणि मला विधान परिषदेची संधी मिळाली। याचा उपयोग पक्षाच्या वाढीसाठी आणि कार्यकर्त्यांना अधिक संधी मिळण्यासाठी होणार। मुळामध्ये कालची लढाई ही विश्वासघात विरुद्ध विश्वास अशी लढाई होती। 2.5 वर्षापूर्वी आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की विश्वासघाताने हे सरकार आलं, त्यामुळे या सरकारचा पिंडच विश्वासघाताचा आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी जे पेरलं ते काल उगवलं आहे। शरद पवार साहेबांनी विश्वासघात केला,
जनतेचा, उद्धव साहेबांनी विश्वासघात केला भारतीय जनता पार्टीचा. कालच्या निवडणुकीमध्ये एकमेकांमध्ये विश्वासघाताचं वातावरण. त्याच्यामुळे विश्वासघाताच्या विरुद्ध देवेंद्र फडणवीसांनी 2.5 वर्ष समाजामध्ये जो विश्वास निर्माण केला त्याचा हा संघर्ष आहे आणि त्या संघर्षाचं फलित हा कारचा भारतीय जनता पक्षाचा विजय आहे. धारनी नगर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का ड्रॉ 13 जून 2022 की दोपहर 4 बजे धारनी नगर पालिका के नए नगर पंचायत इमारत स्थित सभागृह में निकाला जाएगा. इससे पहले 3 बार आरक्षण के ड्रॉ निकाले गए और ओबीसी व ओपन प्रभाग के लिए एक बार फिर चौथी मर्तबा आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी. ऐसा आदेश जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा जारी किया गया है. कल्पना शक्ति के इस्तेमाल से एनिमेशन व कला क्षेत्र में फिल्म मेकिंग से लेकर शिल्प निर्मित तक के आविष्कार एनिमेशन कॉलेज के छात्र करते हैं. हाल ही में एनिमेशन कॉलेज के छात्रों ने 400 किलो लोहे के बोल्ट से आकर्षक शिव शिल्प साकारा है. यह शिव शिल्प सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया है. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ की शैक्षिक संघ की कार्यकारी समिति की घोषणा समूचे भारत में कार्यरत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा संघ द्वारा की गई. यह घोषणा शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर द्वारा की गई. आगामी 27 जून से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी मनपा के शिक्षा विभाग ने कर ली है. शहर में मनपा शिक्षा विभाग अंतर्गत 210 स्कूल हैं. इन स्कूलों में मराठी, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी माध्यम के कुल 46,504 छात्र अध्ययनरत हैं, जिन्हें नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही किताबों का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए महानगर पालिका को 2,60,673 किताबों की खेप प्राप्त हुई है. इसमें से अब तक 18,753 किताबों का वितरण संबंधित छात्रों में कर दिया गया है. वहीं शेष छात्रों के बीच आगामी 1 सप्ताह के भीतर किताबों का वितरण पूर्ण किया जाएगा. ऐसी जानकारी मनपा शिक्षा अधिकारी अब्दुल राजिक द्वारा दी गई. ग्रीष्मकालीन छुट्टियां अब खत्म होने पर हैं और राज्य में 13 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है. लेकिन अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र में जून महीने का तीव्र तापमान देखते हुए स्कूल ने 27 जून से खोलने के आदेश शिक्षा आयुक्त द्वारा जारी किए गए हैं. इस वर्ष स्कूल शुरू होने के पहले ही दिन से सभी छात्र छात्राओं को पोषाहार वितरण शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए सभी शालाओं में चावल व अनाज का वितरण किया जा रहा है. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा बुधवार को वर्ष 2022-2023 के खरीफ सीजन हेतु 14 फसलों की एमएसपी निर्धारित की गई है और एमएसपी की दरें वर्ष 2018-2019 की तुलना में 50% से अधिक रहने का दावा किया जा रहा है. लेकिन प्रत्यक्ष में यह वृद्धि 4.44% से 8.86% ही है. ऐसे में एमएसपी वृद्धि के नाम पर धोखा दिए जाने की प्रक्रिया चलाए जाने को लेकर किसानों द्वारा अपनी नाराजगी व्यक्त की गई है. केंद्र सरकार द्वारा सरकारी गारंटी दाम पर चना खरीदी के लिए मिला टारगेट पूर्ण होने से नाफेड द्वारा 2 जून से चना खरीदी बंद कर पोर्टल बंद किया गया, जिसके बाद बंद चना खरीदी को फिर से शुरू करने के लिए हलचलें तेज की गई है और सरकारी स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. दहीगांव क्षेत्र में कल आए चक्रवाती तूफान की वजह से जिला परिषद के पूर्व माध्यमिक मराठी स्कूल की छत उड़ गई, जिससे स्कूल का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. साथ ही यह स्कूल बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त भी हुई है. आगामी दिनों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा. ऐसे में छात्रों की सुरक्षा के लिए नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही इस स्कूल की मरम्मत करने की मांग की जा रही है. शहर के प्रमुख सरकारी अस्पताल इरविन व डफरीन में मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहां पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. ऐसे में टीपू सुल्तान सेना व रहबर हेल्पलाइन द्वारा जिला शल्य चिकित्सक से मुलाकात करते हुए इरविन व डफरीन की लचर व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की गई, जिस पर जिला शल्य चिकित्सक ने सभी मामलों की जाँच का आश्वासन दिया है. युवा सेना के जिला सचिव धीरज सातपुते ने कृषि मंत्री दादाजी भुस्से को निवेदन देकर किसानों के प्याज की फसल को उचित दाम दिए जाने की मांग की. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों तक जाने वाले पगडंडी रास्तों की खराब स्थिति की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया. अमरावती शहर को सिंभोरा डैम से जलापूर्ति करने वाली 15 व्यास की मुख्य जलवाहिनी विगत 8 दिनों में दूसरी बार फूटी है. राहट गांव के पास यह जलवाहिनी दूसरी बार फूट गई, जिसे सुधारने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जो आज रात भर चलेगा. पश्चात कल रविवार की शाम तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा. ऐसी जानकारी मौके पर उपस्थित जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा दी गई. वहीं जीवन प्राधिकरण की इस पाइपलाइन में हुए लीकेज की वजह से विगत 2 दिनों से अमरावती शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्गीय अधिकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण सभा आज बचत भवन में हुई. इस सभा में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार की उदासीनता व महासंघ की भूमिका को लेकर चर्चा की गई. साथ ही आगामी 26 जून को राज्य आरक्षण हक कृति समिति द्वारा मुंबई में आयोजित चिंतन शिविर की तैयारी का जायजा भी लिया गया. खाटू नरेश श्याम बाबा की आषाढ़ी सुदी द्वादशी के अवसर पर राजस्थानी चौधरी चौक परिसर से सुबह 7:30 बजे श्री श्याम निशान यात्रा का आयोजन किया गया. यह भव्य निशान यात्रा जूना कॉटन मार्केट से रैली प्लॉट में सतीधाम मंदिर स्थित श्याम दरबार पहुंची, जहां पर बाबा को निशान अर्पित किए गए.
गत रोज हरिना फाउंडेशन द्वारा शहर में बड़ी धूमधाम के साथ विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जहां हरिना फाउंडेशन द्वारा की जाती जनजागृति को प्रतिसाद देते हुए कई लोगों ने मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया। वहीं नेत्रदान व अंगदान के क्षेत्र में समर्पित भाव से सेवा प्रदान करने वाले समाज सेवियों का हरिना फाउंडेशन द्वारा विश्व नेत्रदान दिवस के उपलक्ष्य में सत्कार किया गया। गुलशन टावर में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वर्गीय हरिना सोनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके उपरांत जयस्तंभ चौक से राजकमल चौक तक पदयात्रा निकाली गई और नेत्रदान श्रेष्ठदान का संदेश देते हुए रैली में शामिल सभी लोगों ने हवा में सफेद गुब्बारों को छोड़ा। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की चिखलदरा तहसील अंतर्गत काटकुंभ जैसे अति दुर्गम गांव में रहने वाली कोमल इंगले ने अखिल भारतीय जनसंचार संस्था से पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ ही स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, जिसके लिए कोमल इंगले को IIMC के 54वें दीक्षांत समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के हाथों गौरवान्वित किया गया। नागपुर जिले के काटोल शहर में आज सुबह 6 बजे के आसपास एक 5 वर्षीय बच्चा अपनी बड़ी बहन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला, लेकिन बीच रास्ते में कुत्तों के झुंड ने हमला करते हुए इस बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला, जिसकी वजह से इस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। यह भयावह नजारा देखकर बच्चे की बहन बुरी तरह से डर गई और उसने चीख पुकार मचाते हुए सहायता के लिए गुहार लगाई। इस समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकले अन्य लोगों के मौके पर पहुंचते ही कुत्तों का झुंड अपनी पकड़ में रहने वाले बच्चे को खींचते हुए रास्ते से दूर ले गया और कुत्तों द्वारा इस बच्चे के शरीर का कुछ हिस्सा खा लिया गया, जिससे बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नागपुरी गेट के थानेदार पुंडलिक मिश्रा व उनकी डीबी टीम ने बीती रात 1:30 बजे के आसपास वलगांव रोड धर्मकाटे के पास बुलेट चोरी करने वाले मोहम्मद शहजान पठान मोहम्मद शफी पठान को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की एक बुलेट बरामद की है। यात्रा के दौरान महिलाओं के पर्से से नगद रकम व सोने के गहने चुराने वाले गिरोह की महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद ही पुलिस ने अब चोरी के गहनों को रफा दफा करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है और उनके पास से 150 ग्राम सोने के गहने बरामद करने में सफलता हासिल की है। यवतमाल जिला अंतर्गत पाटनबोरी तहसील के वर्रा कौठा से वाजरी के बीच उजाड़ खैरगांव परिसर में कल शुक्रवार की दोपहर 2 बजे वन विभाग के जंगल में एक महिला की निर्वस्त्र अवस्था में लाश बरामद हुई। महिला की शिनाख्त कावरे जलपत तोड़साम के तौर पर हुई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मूर्तियापुर करंजा राष्ट्रीय महामार्ग पर दहातोंडा फाटे के पास शुक्रवार को एक ट्रक ने मोपेड को भीषण टक्कर मारी। इस हादसे में विनोद वानखड़े व उनकी पत्नी सविता वानखड़े की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दस्तूरनगर परिसर निवासी नीलेश देशमुख किसी काम से बाहर गांव गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवसारी मार्ग पर राजपूत ढाबे से थोड़ी ही दूर पर एक तेज रफ्तार कार ने नीलेश देशमुख की कार को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में नीलेश देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान नीलेश देशमुख की मौत हो गई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने बेडरूम में लगे सीलिंग फैन के सहारे ओढ़नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि यह महिला मिर्गी की बीमारी से परेशान थी। संभवतः इसी वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की होगी, ऐसा प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। तलेगांव श्यामजी पंत निवासी व गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के हर्षराज कॉलोनी में रहने वाले रामकृष्ण भुंडे को घर में रहने के दौरान चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। पश्चात उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित किया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंजनगांव बारी निवासी विनोद गिरी नामक 42 वर्षीय मजदूर ने घर की छत के बल्ली के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बडनेरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जावेद नगर निवासी जावेद हसन मजमूल हसन की लालखड़ी रिंग रोड पर जामिया नगर के पास कारखाना है। उनके कारखाने के टीन का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोर ने कारखाने में प्रवेश किया और वहां से वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन जैसे साहित्य मिलाकर 46,000 रुपये का माल चुरा लिया। नागपुर गेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल संभावित भारत बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस की टीम बडनेरा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस की टीम जूनी बस्ती बडनेरा के भगत सिंह चौक पहुंची, जहां पर माताफैल परिसर निवासी जितेंद्र कैसवास हाथ में तलवार लेकर लहराते हुए लोगों में दहशत फैला रहा था। तब पुलिस ने जितेंद्र कैसवास को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। दुकान में टेक्नीशियन का काम करते हुए जमा की गई रकम मालिक को न देते हुए खुद उपयोग कर लिए जाने और दुकान से कीमती लैपटॉप लेकर फरार होने का एक मामला सामने आया है। 4 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ करने वाले सलीम खान नामक आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।